Good morning, class. As you know, we have finished the last chapter and now we are going to start the next chapter. So, first of all, take care of this thing that how many chapters are there, how many units are there, and how many chapters and units you have finished, and how many topics are there in deleted syllabus. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें खुद ध्यान रखनी है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कितने चैप्टर्स आपके रह गए हैं, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये नहीं कि सिलेबस कितना कंप्लीटेड है, लेकिन आप कैसे कितना कंप्लीट करोगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आपके जो टोटल यूनिट्स हैं फिज़िक्स में, दोज आर 10 यूनिट्स हैं, और जिसमें हम यूनिट नंबर 7 अब स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 ऑलरेडी हमारी स्टार्टेड है, उसका ये लास्ट चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे पहले उसमें 2 चैप्टर्स और थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिड्यूस नाउ। अब उसके बाद जो हमारी यूनिट बचती है उसमें थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और लास्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो वो यूनिट्स इतनी ज़्यादा लेंदी नहीं है, एक लास्ट यूनिट बड़ी है, बाकी सारी यूनिट्स जो हैं वो शॉर्ट हैं। अब ये आपका चैप्टर नंबर 11 है और इसका जो नेम है दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ड थर्मल कि ये मोस्टली ये जो चैप्टर है ये आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। लेकिन अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें बहुत सारे जो इसमें टॉपिक्स थे वो रिड्यूस ही हो गए हैं, जैसे वेज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट थे, तो उसमें आपका जो वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थे उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों हट चुके हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ये बोला कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस सिलेबस में है, क्योंकि अभी इस बार मेरे पास जो करेक्शन की कॉपीज़ आई थी, आई हैव सीन कि कुछ बच्चों के पास हो सकता है लास्ट ईयर की कॉपीज़ अवेलेबल हों, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पहले था, जो पुरानी कॉपियाँ आपको किसी के नोट्स मिल रहे हैं, आप उसको एज इट इज़ कॉपी ना करें। फर्स्ट चेक हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर। ओके, तो एक बार आप कंफर्म कर लें तो इट विल बी बेटर। जैसे अब जो मुझे इस चैप्टर में स्टार्ट करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर दिस टॉपिक हीट। लेकिन आप जब सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें लिखा है हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर इन द डिलीटेड सिलेबस। लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक्स जो डिलीटेड सिलेबस में हैं वो रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स लिखने हैं। सीबीएसई ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं कि हो सकता है आपके कुछ टॉपिक लिखना ना हो, आपको बाय राइटिंग नहीं करना है, जैसे हीट की डेफिनेशन नहीं आएगी, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीट का स्टेटमेंट नहीं आएगा, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन एमसीक्यू इनसे बन सकता है। ओके, तो इसका मतलब डिलीटेड सिलेबस में नहीं, इसका मतलब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला, बट इनडायरेक्ट जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने बीच में भी बताए हैं जो आपको लिखने नहीं होते हैं, समझने होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेटर होगा, क्योंकि अब सिर्फ आप अगर समझेंगे इसको, लिखेंगे नहीं, तो ये डेफिनीशंस या ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप याद नहीं रख पाएंगे, और सेपरेट कॉपी बनाना उन टॉपिक्स की जो नहीं है और जो हैं तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप एक बार आपका पढ़ना जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, हीट से। तो हीट एक्चुअली क्या होती है, तो हीट की जो बेसिक डेफिनेशन है सबसे आसान हीट एनर्जी की या लाइट एनर्जी की, वो यही है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है, 9th क्लास में भी यही डेफिनेशन थी कि हीट क्या है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे अंदर किस चीज़ का सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, हॉटनेस या कोल्डनेस का, यानी कि टेम्परेचर का सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर मेन डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो यही है, लेकिन बाद में बहुत सारी थ्योरीज़ हीट से रिलेटेड आई। अब वो सारी थ्योरीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर ये स्टेटमेंट, ये लाइन आती है तो ये इसका मतलब क्या है, इट शुड बी क्लियर टू यू। तो यहाँ वर्ड आ रहा है ट्रांजिट, TRANSIT। ट्रांजिट मीन्स होता है इन मोशन। हीट एक ऐसी एनर्जी है दैट इज़ ऑलवेज इन ट्रांजिट, जो हमेशा मोशन में है, जो कभी भी रुकी नहीं हो सकती। जैसे अगर हम स्टेटमेंट बोलें
कि अ बॉडी हैज़ हीट, तो दैट इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट सही क्या होगा, अ बॉडी हैज़ टेम्परेचर। जो रुकी हुई चीज़ है, बॉडी हॉट है, इट मीन्स इट इज़ हैविंग वॉट, इट इज़ हैविंग टेम्परेचर। उसके पास हीट नहीं है, हीट हमेशा फ्लो करती है। जैसे आप अगर ये बोलेंगे कि टू बॉडीज़ आर देयर, तो हीट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। हीट कभी भी रुकी हुई नहीं होती, हमेशा वो मोशन करती होती। जैसे एक रॉड को, एक मेटल रॉड को गर्म किया, उसके हॉट वाले एंड से कोल्ड वाले एंड की तरफ जब तक ट्रांसफ़र होता रहता है, देन वी कॉल इट हीट एनर्जी। जब ट्रांसफ़र रुक जाता है और दोनों जो एंड्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो वो टेम्परेचर कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि जो आपने 9th में पढ़ा था वो ये वाली डेफिनेशन थी, जो आप 11th में पढ़ रहे हैं वो ये है, हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट। उसके बाद आती हैं यूनिट्स ऑफ हीट। तो कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या है हीट की, कैलोरी नहीं है। ऐसा यूनिट हमेशा हर एक एनर्जी की जूल ही होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, और CGS यूनिट जो है कैलोरी है, लेकिन CGS का यूज़ हीट में ज़्यादा होता है। अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.186 जूल। 4.18 भी लिखा जाता है या 4.2 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीट। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, लेकिन अब ये लॉ डायरेक्ट सिलेबस में नहीं रहा, मतलब इसका स्टेटमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं पूछी जाएगी। बट व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीट? जूल ने जो एक लॉ बनाया था हीट के लिए, वो ये था कि ऑलवेज वर्क डन एंड हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ये सिंबल बनाइएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनके बीच में। और कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, उनके प्लेस पे अगर मैंने दूसरे सिंबल बनाए हैं तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, वो चेंजेस करिएगा। कुछ कॉपीज़ में मैंने देखा कि सिंबल्स जो हैं वो ठीक से नहीं लिखे थे। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था 6π∗R⁴, तो उसमें इस तरह का एक स्टार बना था, तो वो मैंने कहा था नहीं बनाना है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपकी जो कॉपी है, वो नोट्स हैं, वो प्रॉपर रहें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीट में वर्क डन और हीट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये कहाँ से आया था स्टेटमेंट आपका, जब इन्वेंशन हुई थी स्टीम इंजन की। तो उस वक्त स्टीम इंजन की इन्वेंशन में क्या था कि जो हीट थी, इसका मतलब उसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता था। और उस टाइम जब ये स्टेटमेंट आया कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, जब जेम्स वाट ने ये बताया, तो आइंस्टाइन ने जो उस पर रिसर्च करी थी, और उस रिसर्च के बाद आइंस्टाइन ने ये कहा कि यस, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। और लेकिन जो हीट है वो वर्क में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, उससे जो हीट निकल रही है वो पूरी तरह से अगर वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तब क्या होगा कि सिर्फ हाफ के जी कोल से एक ट्रेन को 20 ईयर्स लगातार बिना रुके चलाया जा सकता है। तो सोचिए, जो स्टीम इंजन में जो कोल से जो हीट निकल रही थी, जो वर्क में कन्वर्ट हो रही थी, इसका मतलब हीट का कितना कम अमाउंट वर्क में कन्वर्ट हो रहा था जो ट्रेन चल रही थी। क्योंकि अगर सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो सिर्फ हाफ के जी कोल से ही इतनी हीट जो निकल रही है वो इतना वर्क कर सकती थी कि ट्रेन को 20 सालों तक लगातार बिना रुके चला सकते थे। तो इसका मतलब हीट वर्क में बहुत कम कन्वर्ट होती है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल का मतलब क्या हुआ कि वर्क और हीट दोनों को रिलेटेड हैं। हीट को वर्क में जैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी तरह से वर्क को भी हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका एग्जांपल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका, कि जब हम पाम्स को रब करते हैं वो वर्क डन है, और उसके बाद पाम्स गर्म हो जाती हैं, दैट इज़ द कन्वर्जन इनटू हीट। इसका मतलब वर्क और हीट दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रॉपर अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होते, इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जितना वर्क उतनी हीट, और जितनी हीट उतना वर्क, ऐसा नहीं होता है। तो इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो इनको बैलेंस किया जाता है यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाकर। तो ये देख रहे हैं आप, W इज़ इक्वल टू JQ लिखा है। जब आप इक्वल टू करेंगे तो वन कांस्टेंट शुड बी देयर, और वो कांस्टेंट जो है वो J इज़ इक्वल टू W/Q। इट इज़ नोन एज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या जूल्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और W/Q का मतलब, इसकी जो यूनिट होती है वो है जूल पर कैलोरी। ओके, तो ये याद रखिएगा। इससे कोई रीजनिंग का अगर क्वेश्चन बन जाए देन इट शुड बी क्लियर टू यू। फिर आता है आपका टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है,
लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ये किससे डिसाइडेड होता है, टेम्परेचर से। ओके, तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, दिस यू हैव टू राइट। इसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका, जो सिलेबस है आपका मेन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्मल एक्सपेंशन। ये आपका सिलेबस वाला टॉपिक है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब भी वही है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, और एक्सपेंशन टेम्परेचर की प्रेजेंस में किसी चीज़ का एक्सपेंड हो जाना। तो ये आपने देखा है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे वैक्स है और बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, टेम्परेचर मिलेगा तो वो मेल्ट हो जाते हैं और उनकी जो प्रीवियस स्टेट थी उससे वो एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल्स की, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल्स या सॉलिड्स, और सॉलिड्स में भी आपको मेटल्स में ये इजीली दिखाई देगा। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ हीटेड इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो उसके साइज़ में जो इंक्रीज़ होती है हीट करने से, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं, तो थ्री टाइप्स का थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है। सबसे पहला है लीनियर। तो लीनियर वर्ड से क्लियर है कि अगर बॉडी की सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो लेंथ किसकी इंक्रीज़ होगी, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में लेंथ है। जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो लेंथ वाइज ही हैं, जैसे जो मेटल रॉड है, जो रॉड हैं, जो आपकी बार्स हैं, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है बाकी डायमेंशन के कंपैरिजन में, तो इट इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। दूसरा है आपका सुपरफिशियल, ये है सरफेस एरिया से रिलेटेड, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीज हो रही है। इट इज़ द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल शीट ऑन हीटिंग। थर्ड है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल क्या होगा, इट इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, यानी कि तीनों डायमेंशंस में अगर इंक्रीज होती है तो आप बोलेंगे उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये टॉपिक आपको लिखना नहीं है, ये टॉपिक क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है, रीजनिंग में पता होना चाहिए। आप सोचिए कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स इस तरह से, अगर हम बात करें फ्री सरफेस की, ऊपर वाली सरफेस की, तो उस पर पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। और आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, जिसको आपने अभी पढ़ा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिसाइडेड है कितनी है, तो जनरली वो 10⁻⁹ मीटर होती है। तो इतनी डिस्टेंस इनके बीच है, जब इनको हीट मिलती है, जब इनका थर्मल एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है, तो जैसे ही इनको हीट मिलती है तो आपको पता है हीट एनर्जी होती है, तो हीट एनर्जी जब इनको ट्रांसफ़र होती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी गेन करते हैं। जब इनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी गेन करते हैं, तो ये मोशन में आना स्टार्ट होते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी तो वो मोशन स्टार्ट करेगा। तो जब ये मोशन स्टार्ट करते हैं, अगर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो अपनी मेन पोजीशन के दोनों साइड में ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। दोनों तरफ ये जो पार्टिकल्स हैं उनको हिट करेंगे और वो पार्टिकल्स इनसे, एक इस तरह का मोशन होगा जिसमें वो पार्टिकल्स इनसे कभी दूर जाएंगे और कभी इनके पास आएंगे। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वाली कंडीशन होगी। तो जब पार्टिकल्स पूरी तरह से रेस्ट में आते हैं तो उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है इस मोशन के बाद में, इस वाइब्रेशन के बाद में, तो वो बढ़ जाती है पहले के कंपैरिजन में। जितने डिस्टेंस से पहले सेपरेटेड थे उससे ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेशन जब हो जाती है तो दैट वी से थर्मल एक्सपेंशन। और यही रीज़न होता है, यही कॉज होता है थर्मल एक्सपेंशन का। ओके, अब जो हमारा डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन वाला हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की यहाँ बात कर रहे हैं, फिर सुपरफिशियल और वॉल्यूम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक कांस्टेंट है लीनियर एक्सपेंशन का, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए रिलेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले नो डायग्राम इज़ देयर, लेट अ सॉलिड रॉड ऑफ लेंथ L, ये स्मॉल l इसकी ऑलरेडी लेंथ थी, उसको हीट किया कितने टेम्परेचर से, ΔT से, और उसकी लेंथ बढ़कर जो फाइनल लेंथ है वो L' हो जाती है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट, अब देखिए एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि इंक्रीज़ इन लेंथ, L' का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज़ इन लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो बीच में मैंने छोटा सा सिंबल बनाया है ये आप बनाएंगे इस तरह का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये सिंबल्स में चेंज करने का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बनाना है,
इस तरह का सिंबल बनाना है। एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ है, जो इंक्रीज इन लेंथ है, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। ये तो क्लियर है कि जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे उतनी ही लेंथ में इंक्रीज होगी। एक और चीज़ पे इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड करती है कि इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये भी क्लियर है, क्योंकि अगर जो बॉडीज़ लंबी हैं जिनमें की लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा थी, उनमें इंक्रीज इन लेंथ भी ज़्यादा होगी, जिनकी लेंथ कम थी उनमें इंक्रीज इन लेंथ कम होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ इन दो बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर में जितनी इंक्रीज़ हो रही है वो, जितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है वो, और दूसरी बात इनिशियल लेंथ। जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया तो एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, राइट साइड को कंबाइन कर दिया। फिर आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट क्या आ रहा है, अल्फ़ा। मेरे पास सिंबल्स अवेलेबल नहीं है, मैंने ये सिंबल बनाया है @ वाला, लेकिन ऐसा ना हो आप भी यही सिंबल बना लें। आपको कौन सा सिंबल बनाना है, अल्फ़ा। और दूसरी बात, अल्फ़ा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ध्यान रखें, ऐसा ना हो अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह लगे। तो एल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो थोड़ा छोटा सिंबल होता है, अल्फ़ा इससे बड़ा सिंबल होगा, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ सिंबल्स, क्योंकि ये सिंबल्स आपके मार्क्स 0 भी कर सकते हैं और फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। ये जो अल्फ़ा है आपको कांस्टेंट, यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एक तो रिलेशन आपका ये भी है। इसमें आपको अगर एल डैश फाइंड करनी हो तो इस स्टेप में किया है मैंने, एल डैश इज इक्वल टू एल इस साइड में आ जाएगा, फिर एल को आप कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दूसरी बात, आप यहाँ से अल्फ़ा भी फाइंड कर सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, अल्फ़ा इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी। हेंस अल्फ़ा, अगर आपको अल्फ़ा को डिफाइन करना पड़े तो अल्फ़ा किसका रेशियो है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन लेंथ को किससे डिवाइड किया हमने, इनिशियल लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से। ओके, सो प्रैक्टिस दिस, उसके बाद हमारा सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।